ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है क्विज की, ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम और यूपी पीएससी, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक क्वेश्चंस का एक लेबल सेट किया हुआ है। एक लेबल के क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको तसल्ली से और इत्मीनान से बड़े सीरियस होके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यूज जरूर आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें और आइए स्टार्ट करते हैं। क्विज में पहला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आयात तत्परता सूचकांक 2020 ये कौन जारी करता है और इसमें रैंकिंग क्या मिली है। आयात तत्परता सूचकांक, आयात तत्परता सूचकांक है तो आयात निर्यात से रिलेटेड होगा, और आयात निर्यात से रिलेटेड है तो आयात निर्यात वहीं पे पॉसिबल है जहां पे हमारे बंदरगाह हों या ट्रेन यातायात की सुविधा हो। अदर कंट्रीज के रिलेशन में ये सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जो तटीय क्षेत्र हैं, जो इंडिया है, इंडिया के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग मिली है। तो आइए पहले देख लेते हैं। इंडिया है, यहां पे तटीय राज्य हैं, इसके तटीय राज्यों के पास बंदरगाह होते हैं, तो इन बंदरगाहों पे आयात करने की सुविधा आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है नीति आयोग। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग इसे जारी करता है, NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग इसे जारी करता है। पहली बार यह सूची फर्स्ट टाइम जारी की गई है, फर्स्ट टाइम जारी की गई है। और पहले स्थान पे कौन आया है? पहले स्थान पे आया है गुजरात। गुजरात राज्य सबसे पहले स्थान पे है। गुजरात राज्य को इसमें सबसे पहला स्थान मिला है। ध्यान रखेंगे, ये नया करंट अफेयर्स है और आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं जितने भी करंट अफेयर्स कराऊंगा उनमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। गुजरात है। मैंने करंट अफेयर्स की जो पिछली वीडियोस निकाली हुई हैं उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण भी 2020 का वीडियो बनाया हुआ है, उसे जरूर पढ़ लेंगे। उसमें भी काफ़ी डिटेल्स आपको मिलेंगी और 101% उसमें से कुछ एक आध दो क्वेश्चन जरूर पुट अप होने वाले हैं, तो उनको जरूर रिवीजन कर लेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में किसको क्या रैंकिंग, किसके आधार पे किसको क्या, किस राज्य को रैंकिंग मिली है और कौन सा सिटी नंबर 1 पे है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को नंबर 1 स्थान मिला है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली नंबर 1 पे और राज्यों में गुजरात। फर्स्ट कौन है? गुजरात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नुआखाई जुहार, नुआखाई जुहार हाल फिलहाल में यह त्यौहार चर्चा में रहा है। नुआखाई जुहार आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नुआखाई जुहार, नुआखाई जुहार ये एक त्यौहार है। यह त्यौहार नई फसल, नई फसल जब आती है तो उसकी स्वागत के लिए मनाया जाता है। देखिए, नुआ, नुआ का अर्थ क्या हुआ? नई। खाई का अर्थ क्या हुआ? खाना जाने वाला। ठीक है, तो ये चावल से रिलेटेड है। नए चावल की फसल होती है, उससे रिलेटेड है। तो नए चावल को खाने के लिए, खाने का प्रतीक है ये त्यौहार, कि नए चावल को खाने का त्यौहार है। इसमें किसान जो है अन्न की पूजा करते हैं, किसान अन्न की पूजा करते हैं। ये हमारे राज्यों में किन किन राज्यों में मनाया जाता है? याद रखेंगे इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन राज्यों में मनाया जाता है? तो सबसे पहला है उड़ीसा, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और कुछ पार्ट में झारखंड में भी ये मनाया जाता है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे मेन मनाया जाता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में।
इसको दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नुआखाई जुहार एक त्यौहार है जो चावल से रिलेटेड है, चावल की नई फसल को के लिए खाने का प्रतीक है, उसके लिए मनाया जाता है नुआखाई जुहार। इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में जॉब ढूंढने के लिए एक ऐप बनाया गया है। वो ऐप बनाया किसने है? वो ऐप बनाया है गूगल ने। गूगल ने बनाया है ऐप, गूगल ने बनाया है भारत में जॉब ढूंढने के लिए। भाई अभी कोविड-19 के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स छोड़ के लोग अदर स्टेट्स में ट्रेवल किए हैं, तो काफ़ी बेरोजगारी है। उसको जॉब ढूंढने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको ढूंढने के लिए गूगल ने एक ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है कोरमो। वीडियो पॉज करके अपना टेस्ट लेते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99.9% आने की संभावना। कोरमो जॉब ऐप है। कोरमो जॉब ऐप ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। अब गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ध्यान रखेंगे, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में है। गूगल के सीईओ इस समय कौन है? प्रेजेंट टाइम पे गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक और खास बात है कि गूगल ने इस टाइप के ऐप कई जगहों पे कोरमो जॉब ऐप पहले ही लॉन्च कर चुकी है। कहाँ कहाँ? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, और अभी इंडिया में कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। यूएनईपी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। यूएनईपी है क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या। केन्या, केन्या कहाँ पे है? केन्या है हमारा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इस जगह पे कहीं है केन्या। ये साउथ अफ्रीका इस टाइप का है, साउथ अफ्रीका में है केन्या। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है केन्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका एम क्या है? इसका एम ये होता है कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने की योजना बनाने के लिए कार्यशील है। पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं आती हैं ग्लोबल वार्मिंग टाइप, इनको वो करना। पहला पर्यावरण समिट जो हुआ था, पहला कहां हुआ था? वीडियो पॉज करिए, अपना जवाब दीजिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहेंगे, एग्जाम कोई भी टफ नहीं होगा, बिल्कुल फेस करेंगे उसको और सक्सेस होंगे। पर्यावरण का पहला समिट, पर्यावरण का पहला समिट कहां बनाया गया था? 1972। पर्यावरण का पहला समिट 1972 में कहां मनाया गया था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम में मनाया गया था। इसका मेन एम क्या था? 1972 में मनाया गया था। इसका मेन एम था कि पर्यावरण को लेके कुछ लक्ष्य निर्धारित करना। मतलब पर्यावरण को लेके, भाई पर्यावरण में कई चीज़ें हैं कि उनको, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसको सेव किया जाए, कैसे उसको सुरक्षित सही तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाए, कई चीज़ें हैं। तो स्टॉकहोम में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और इसी से रिलेटेड हमारा पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके तहत कई पहल की गई हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत कई पहल की गई हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अब इसके बारे में पूरा विस्तार से जान ही लेते हैं। ओजोन परत, ओजोन को का केमिकल नेम होता है O3। O3 को लिखते हैं ओजोन परत। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप इसको नोट करते रहेंगे तो एक बड़ा
करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार हो जाएगा और जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, ओजोन परत को सुरक्षा के लिए कि इसने 1985 में एक वियना समझौता किया था। वियना समझौता, ठीक है। इस समझौते में क्या हुआ था? इस समझौते में यह हुआ था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैं लिख देता हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में कटौती की गई थी। कटौती को लेके इसमें सिग्नेचर, हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, ओजोन परत के लिए रिगार्डिंग। क्योंकि ये गैस जो है, इसके प्रोडक्ट, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, इसके प्रोडक्ट ओजोन परत को काफी ज्यादा नुकसान करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं कि जैसे हम घरों में एसी यूज करते हैं, तो कुछ एसी हैं जिनमें रेफ्रिजरेंट यूज होता है R22 और R12, ये रेफ्रिजरेंट का नाम होता है। ये रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही गैस के तहत बनते हैं। जैसे R22, इसका केमिकल नेम अगर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो को Cl से लिखते हैं, फ्लोरो को F से लिखते हैं और कार्बन को C से लिखते हैं। केमिकल नेम है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्ट कैसे होते हैं? R22 जैसे हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ तो R22 का एक केमिकल नेम भी होगा। केमिकल नेम, ये कार्बन, सब जो कार्बनिक प्रोडक्ट होते हैं ये केमिकल नेम से रिलेटेड हो जाते हैं। R22 तो CCl2F2, CCl2F2 इसका केमिकल नेम हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका CClF2। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद रख लेंगे, केमिकल नेम है इनका। ये जो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ये ओजोन परत को, ओजोन परत हमारी एक्स रेस से जो निकलती हैं, सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी बहुत ज्यादा सुरक्षा करता है। अगर ओजोन परत हार्मफुल हो जाए, ओजोन परत हमारी, उसका क्षरण हो जाए, पतली हो जाए या उसका नाश हो जाए, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेंगी और हमें झुलसा देंगी। तो इसका हम ज्यादा ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत को नुकसान करने वाले जो कार्बन प्रोडक्ट थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप, O3, ओजोन को O3 से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, उनके उत्पादन में रोक लगाई थी। किसने? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। हाँ, अभी ये देखते हैं अगला। टाटा स्टील ने व्यापारियों की हेल्प के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। व्यापारियों की हेल्प के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। किस टाइप की हेल्प? स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे, फेरोहार्ट, ठीक है। फेरोहार्ट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, फेरोहार्ट ऐप। इस ऐप के बारे में दिमाग में जरूर रखेंगे। फेरोहार्ट ऐप किसने जारी किया है? टाटा स्टील ने, टाटा स्टील ने जारी किया है, याद रखेंगे। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इस बार के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 2019 में इस मिशन को 15 अगस्त में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय भी इसके तहत नोडल मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय। इसमें काफ़ी जिम्मेदारियां दी गई थी जल शक्ति मंत्रालय को। इसका टारगेट सबसे पहले जान लेते हैं। इसका टारगेट है कि 2024 तक, 2024 तक, 2024 तक घर घर टैप वाटर पहुंचाना। मतलब नल की टैप लगा के, नल का टैप लगा के, मतलब टोटी लगा के वाटर पहुंचाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2024 तक। इसका एम क्या है? इसका लाभ, अगर ये नोडल मंत्रालय के थ्रू जल जीवन मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे लाभ क्या मिलेगा? लाभ लिखा है मैंने यहाँ पे, स्वच्छ और पेयजल उपलब्ध कराना, भूजल का पुनर्भरण करना, जल की बर्बादी को रोकना, पानी की कमी से होने वाली बीमारियों को दूर करना और घर घर पानी की पाइपलाइन बिछाना, ठीक है। ये इससे कुछ लाभ होने वाले हैं। आंकड़े अगर आप ध्यान रखते हो तो आंकड़े बताते हैं कि भारत विश्व की कुल आबादी का कितने परसेंट है? 16%। भारत जो है विश्व की कुल आबादी का 16% है। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट करते जाइएगा कहीं ना कहीं। 16% है। पीने योग्य पानी कितना है इंडिया में? केवल 4%। देखिए, 16% विश्व की कुल आबादी का है और पीने योग्य पानी कितना है? 4%। ऐसे में
अगर 2-3 परेशानियां आ जाएं जल को लेके, जैसे भूजल स्तर का घटना और जलवायु में परिवर्तन, तो इन सबसे परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया है कि जो जल जल शक्ति मंत्रालय के अंदर जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत ये कोविड-19 में जो बेरोजगार काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं मजदूर, लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गई है, उनको मनरेगा के विकल्प के रूप में भी काफ़ी रोजगार मिल जाएंगे, है ना। और हमारा जल स्तर भी सुधर जाएगा। ठीक है, भूमि का जल स्तर सुधर जाएगा, जैसा मैंने बनाया भूजल पुनर्भरण का काम भी इसके तहत किया जाएगा, है ना। बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इनको इस बार माइंड में रखना है और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाना है। एनएसडीसी क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसने क्या किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, एनएसडीसी ने, ये पूछा जाएगा कि किस कंपनी के साथ, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। क्या किया है कि डिजिटल स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉरी, DIGI, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। याद रहेगा? याद रखेंगे। वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और ये जितनी बार पूछा जाता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है कहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा? मणिपुर में। मणिपुर कहाँ है? साउदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सॉरी साउदर्न कह रहा हूँ, ईस्टर्न इंडिया में है, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में है। कौन सा पार्क है? राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या है उसका? केबुल लामजाओ। नाम याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मणिपुर में है। मणिपुर के कौन से जिले में है? विष्णुपुर। ये भी याद रखेंगे, मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसका नाम है। ये किस झील पर? अब भाई तैर रहा है, तैरता हुआ है, तो जाहिर सी बात है नीचे पानी होगा। पानी है तो कौन सी झील है? एक झील टाइप की बनी होगी। कौन सी झील है? लोकटक झील, लोकटक झील। कितने क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कहाँ है? मणिपुर में, विष्णुपुर जिले में। नाम क्या है? केबुल लामजाओ। किस झील पे है? लोकटक झील पे। 40,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए। कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ है। ये सब तैरती हुई आकृतियां हैं। ये जो आप सेब देख रहे हैं ये तैरता हुआ है, पानी के ऊपर तैर रहा है, देख रहे हैं। और तो छोड़िए, कहीं कहीं जैसे ये है ना, यहाँ पे घर भी बना के लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग घर भी बना लेते हैं, पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं, टूरिस्ट को उसमें स्टे कराते हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। ये देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक और लिया हुआ है फोटो। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा हट बना हुआ है। इसमें जाइए, विजिट कीजिए। सोए रात में यहाँ रहेंगे, सुबह पता चला ये प्लेटफॉर्म घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है। आशा करता हूँ वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी सीरीज आती रहेंगी और उनमें एक लेवल का क्वेश्चन उठाया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ बने रहें। कुछ जो नियर बाई एग्जाम आने वाले हैं उनके पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, जो करंट अफेयर्स के बिना कोई भी एग्जाम को
क्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उससे रिलेटेड और कुछ सब्जेक्टिव सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इनसे भी रिलेटेड चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा। हमसे हमारे हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।